उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक छोटा सा कस्बा है डिबाई। शुरुआत से ही हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे का प्रतीक। देश के विभाजन के वक्त आबो हवा कुछ ऐसी बनी कि यहाँ का एक अजीम शख्स पाकिस्तान के लाहौर जाने को मजबूर हो गया, और वह भी तब जब उसके परिवार के सभी लोग यहीं रह गए। लेकिन उस शख्स में हिंदुस्तान और खासकर अपना कस्बा, अपना बचपन धड़कता रहा। वह शख्स था बेहतरीन अफसाना निगार यानी कहानीकार इंतजार हुसैन। इंतजार हुसैन ने 1946 में जब मेरठ से एमए किया, तब तक उन्होंने कुछ भी लिखना शुरू नहीं किया था। अलबत्ता राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, कृष्ण चंद्र जैसे लेखकों को पढ़ते हुए वो बड़े हुए। लेकिन जब विभाजन की हवा चली तो उनके तमाम दोस्त, साहित्यकार और बहुत से करीबी लाहौर जाने लगे। इंतजार हुसैन आखिर क्यों पाकिस्तान गए और कैसे उनका बचपन बीता, ये उन्होंने राज्यसभा टीवी के गुफ्तगू कार्यक्रम में इरफान के साथ बातचीत में कुछ यूं बताया था। उस घर की अजीब सूरत हाल थी कि वहाँ मुसलमानों का महल्ला ख़त्म होता था और वहाँ से हिंदुओं के मकानात शुरू हो जाते थे, बाज़ार और फिर हिंदुओं का पूरा इलाका। तो हमारा घर इस तरीके से था कि वहाँ ख़त्म तो हो रहा था, लेकिन उससे पहले जो घर था वो भी हिंदू का था, सामने जो था वो भी हिंदू का घर था, और पीछे गली में जो हमारा दूसरा दरवाज़ा खुलता था, यानी एक तरीके से हमारा घर जो था मुसलमान महल्ले का हिस्सा होते हुए वो सारे हिंदुओं के दरमियान था। तो इसलिए मेरा बचपन जो गुजरा तो मुझे इन त्योहारों से बड़ा कुर्ब रहा है कि भाई वहीं अपने घर पे दरवाजे पे बैठे बैठे या छत पे से हमें देख रहे हैं कि होली खेली जा रही है और रंग बिखर रहे हैं सारे उसमें और सब कुछ हो रहा है। या दिवाली आई है तो दुकानों में वो दीवरे जल रहे हैं मुडेरों पर, और मुडेर हमारे मकान की और हिंदुओं के घर की मुडेर मुश्तरक। तो इसका मतलब ये है कि वो दीवले जो जल रहे थे, दिए जो जल रहे थे, वो मेरे घर की मुंडेर पर जल रहे थे असल में। तो यानी लगता था कि ये हम इसमें शरीक हैं, इस त्यौहार में। सारा जो कुछ हो रहा है, रोशनी हो रही है, फुलझड़ियाँ छूट रही हैं, इसे कुछ हो रहा है। या रामलीला, तो रामलीला वो 10-12 दिन जो थे गुजरते थे, रामलीला होती थी। खुद हमारे घर के करीब जो है, मैं छत पे खड़े होकर अपने रामलीला देखता था। वहाँ उन्होंने अपना एक छोटा सा मंडुआ बना रखा था, वहाँ होता था। या दशहरा होता था तो हम देखने के लिए चले जाते थे, वहाँ रावण का पुतला जलाया जा रहा है। तो इस तरीके से अच्छा वो मंदिर जो था बहुत ही करीब था हमारे, यानी मेरी सुबह को जब आँख खुलती थी तो मस्जिद हमारी करीब थी, तो वहाँ से अजान की आवाज़ आ रही है और थोड़ी देर में घंटियाँ बजनी शुरू हो गई और वो क्या कहते हैं कोई भजन की आवाज़ आ रही है, कोई श्लोक पढ़ा जा रहा है। तो एक तरीके से तो मैं एक ऐसी बचपन जो मेरा गुजरा है, या मैं यूँ समझ लीजिए कि मैं मंदिर और मस्जिद के दरमियान पैदा हुआ। तो ये मेरी सूरत थी। तो इसलिए मेरे यहाँ कुछ इस किस्म के तासुबात नहीं थे। जब मैं हापुड़ आया, हमारा ख़ानदान मुंतकिल हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई इसे स्कूल में दाखिल कराओ। मेरे वालिद कहते थे कि नहीं, स्कूल में दाखिल कराना नहीं है, मैं घर पे इसे पढ़ाएंगे। तो उन्होंने मुझे अरबी पढ़ाने की कोशिश भी की, अंग्रेज़ी भी पढ़ाई है कि अच्छा हो जाए कि मैट्रिक कैसे करा देंगे। वहाँ दाखिल करा दिया स्कूल में। स्कूल में मुझे हायर क्लास में दाखिल होना था, क्योंकि मैं तैयारी मेरे वालिद ने करा दी थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल वालों ने कहा कि हम दाखिल नहीं कर सकते 8वीं-9वीं क्लास में। तो एक जो कॉलेज था मिशनरी कॉलेज किस्म का था, और एक हिंदू जो रिफॉर्मिस्ट था उसने कायम किया था, तो उसमें मैं दाखिल हो गया। उसमें सारे मेरे क्लास फेलो हिंदू थे, मेरे सारे टीचर्स हिंदू थे, सिर्फ एक मुसलमान था हमारी क्लास में मेरे सिवा एक और, बाकी सब हिंदू थे। तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे उस्ताद भी बहुत अच्छे थे और क्लास फेलो के साथ भी हमारा बहुत अच्छी इक्वेशन थी।
मेरा बचपन जो है वो तो बड़े इत्मीनान से और अच्छी फ़िज़ा में गुजरा। तो वो क्या हालात थे और कितनी उम्र थी आपकी जब आप पाकिस्तान चले गए? मैं जब कॉलेज में पहुंचा हूँ, हाई स्कूल करने के बाद मैं मेरठ कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ वहाँ। तो जब मैं कहीं बीए के दूसरे साल में था, तब मुझे पता चला कि भाई कोई तहरीक चल रही है। तहरीक शुरू होने के आसार नज़र आ रहे थे। अब वो तहरीक के जब हिंदू वो कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के इख्तलाफात बढ़ते चले गए और उसके साथ उन्हें एक नारा मिला कि अगर हमारा समझौता नहीं होता और हमें ये मराहत नहीं मिलती तो हम तो अपने आप को आपके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, लिहाजा हम अपना मुल्क अलग बनाएंगे उससे जहाँ जिन इलाकों में हमारी अक्सरियत है। तो वहाँ से वो तहरीक चली, तो वहाँ से हालात बदलने शुरू हुए हैं असल में। तो मेरा सवाल वही है कि आपकी उम्र कितनी थी तब और क्यों फिर गए? जब मैं क्यों? पार्टीशन हुआ है मेरी उम्र कोई उस ज़माने में 20 साल की होगी मेरे ख्याल में। मैं एमए कर चुका था उस वक्त। वो साल जब 46 में मैंने एमए कर लिया, 46 में, यानी इधर मेरा तालीम ख़त्म हुई और उधर पाकिस्तान बन गया। तो मैं 46 के बाद एमए करने के बाद लाहौर आ गया। क्यों गए आप लाहौर जबकि आप बुलंदशहर में खुश थे? नहीं, वो देखिए ना, उन हालात का आप इस वक्त तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा, वो एक ऐसी रो थी जब पाकिस्तान बनने का ऐलान हो गया तो मैं मेरठ में था उस वक्त। तो एक साथ मुसलमानों में एक जैसे उखड़ गए, अप्रूट हो गए एक साथ, क्योंकि उनके जो ख़ानदान के लोग थे, जो मुलाजमीन थे, उन्होंने ऑप्ट किया पाकिस्तान के लिए। चॉइस था कि या तो आप हिंदुस्तान में रहें या आप पाकिस्तान में जाके, तो उन्होंने ऑप्ट किया पाकिस्तान के लिए। वो बिस्तर बांध के जितने मुलाजमीन थे वो जा रहे हैं, इतने जो मुस्लिम लीग के जो एक्टिव लोग थे वो भी जा रहे हैं। तो और इन्हें लीडरशिप जा रही है सारी। तो यूपी के मुसलमानों में बिलूम हूँ और मैंने मेरठ में देखा कि वो उन्हें यानी ये है कि अब तो हम यानी हमारा कोई सिरधरा नहीं रहा, लीडरशिप भी चली जाएगी यहाँ से। और ये हमारे जो हैं, कोई आईसीएस है, कोई डिप्टी कलेक्टर बना हुआ है, कोई सब इंस्पेक्टर पुलिस है, कोई आईजी है, ओहदे मिले हुए हैं इन्हें पुलिस में भी और उसमें भी। तो ये तो सब जा रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा? तो और ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें शुरू हो गई। और मेरे साथी जो थे, जिनके मेले में जो लोग थे, ये वो और हमारे दोस्त वगैरह, वो सब जा रहे थे। उन्होंने कहा तुम भी चलो। अच्छा, मेरे ख़ानदान का कोई इरादा नहीं था जाने का, मैं पहला फर्द हूँ जो मैंने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ, ज़िंदगी बनाओ अपनी। उसके बाद रफ्ता वो सब आ गए। तो उन हालात का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इंतज़ार हुसैन के लेखन के कई शेड्स हैं। वो खुद अपने लेखन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। मुझे बिल्कुल ये तसव्वुर नहीं था कि मैं जो अब लाहौर जा रहा हूँ, तो हमारे एक दोस्त जो थे और जो बड़े नक्काद थे उस ज़माने के, मेरा उनसे एक हो गया था, जैसे सीनियर और जूनियर का रिश्ता होता है। तो वो भी ये कह के गए थे कि भाई मेरा तो पब्लिशर लाहौर में है, तो मैं उससे मामला तय करके आता हूँ कि भाई क्या सूरत रहेगी मेरे आपके रिश्ते की। वहाँ वो गए तो उन्होंने टेलीफोन कर दिया अपने घर वालों को कि आप यहाँ आ जाइए। अच्छा, मैंने कहा कि यार मैं भी लाहौर देखना चाहता हूँ, एक तो पाकिस्तान बन गया है कि ये कैसा मुल्क है, और फिर ये कि सारी तहरीक जो हमारी तरक्की पसंद तहरीक और जो नए अदब की तहरीक शुरू हुई थी, उसके बिग्स जो थे लाहौर में थे, वही थे भाई कृष्णचंद्र और वो वगैरह सब लाहौर के हुआ करते थे। तो हमने कहा देखें, रिसाले वहाँ से निकलते थे, तो हमने कहा लाहौर जाकर देखें। अच्छा, उस वक्त ये तसव्वुर नहीं था कि ये जो पाकिस्तान जा रहे हैं तो बिल्कुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ मुनक़ते हो जाएगा, क्योंकि पहले तो ये तो पहला बिल्कुल नया तजर्बा था ना कि हम लाहौर जाएंगे और पाकिस्तान बन गया है। तो पहले जैसे सूबों की तकसीम थी, उसी अंदाज में शायद सोच रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे और आते जाते रहेंगे, जो कुछ भी होगा। तो ये तो वहाँ जाकर, अच्छा वहाँ जाते ही ये हुआ कि चंद दिनों के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि हम तो यहाँ आ गए और अब
वापसी के रास्ते उस ज़माने में बिल्कुल, यानी जो आगे पहुंच जाता था उसका वापस होना मुश्किल होता था, और ऐसा लगता था कि रास्ते बंद हैं, हम पाकिस्तान आ गए। तो मुझे अपना कस्बा, अपनी वो डिबाई याद आने लगी, और वो सारी बातें याद आने लगी। मैं फ़ौरन ही नॉस्टैल्जिया का शिकार हो गया, ये है। जी। और फिर उसी रो में मैंने कहानियाँ लिखी। शायद अगर उस सूरत हाल का शिकार न होता तो शायद मैं अफसाना निगार बनता भी या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन उस कैफियत में मुझे अफसाना लिखने पर माइल किया, और मेरी कहानियाँ शुरू की वही हैं कि मैं उस बस्ती को याद कर रहा हूँ और वो दिखा रहे हूँ उन चीज़ों के ये। और मैं फिर रफ्ता रफ्ता, ये तो रिसेंट पास था हमारा, जी। फिर वो माजी में एक मरतबा आप सफ़र शुरू करें तो फिर आप पीछे की तरफ चलते चले जाते हैं। तो मुझे अपने अफसाना तो हमने उसी असर में लिखना शुरू किया कि भाई कृष्णचंद्र हैं, बेदी हैं, मंटो हैं, इसमें चगताई हैं, यही हमारे बिग्स थे उस ज़माने में, इन्हीं के नमूने सामने थे हमारे, कहानियाँ लिखनी शुरू की। लेकिन फिर मुझे जल्दी एहसास हो गया कि हमारे तो पीछे एक और रिवायत भी थी, दास्तानों की रिवायत। तो वो हमारा रिश्ता उससे क्यों कट गया? चूँकि मैं उर्दू का तालिब इल्म रहा था तो मैंने वो दास्तानें पढ़ी थी। तो मुझे शौक़ हुआ कि भाई ये दास्तानों का जो टेक्निक है ये भी मैं कभी इस्तेमाल करके देखूं। तो वो दिलचस्पी हुई। जब मैं दास्तानें पढ़ रहा था तो उसमें कुछ कहानियाँ ऐसी आईं जो कि कदीम हिंदुस्तान के जो कथा कहानी की रिवायत है उसकी कहानियाँ वहाँ आ गई। मसलन बैताल पक्षी थी, उर्दू में मैंने पढ़ी, मैंने कहा ये बैताल पक्षी थी, ये किस किस्म की कहानियाँ हैं, ये तो अलिफ लैला से बिल्कुल अलग रिवायत मुझे लगती है। फिर और कुछ कहानियाँ कोई इसकी, तो मैंने कहा कि भाई ये रिवायत जो है ये किस किस्म की है। तो मैंने उनकी छानबीन करनी शुरू की थोड़ा सा। बैताल पच्चीसी तो मेरे लिए मॉडल बन गई कि ये कहानियाँ जो हैं, और उस हवाले से मैंने अपनी एक कहानी भी लिख डाली। तो मैंने ये जो कथा सरित सागर मेरे हाथ पड़ गई, वहाँ मैंने लाइब्रेरी में देखा कि वो वॉल्यूम 8-10 बड़े बड़े वॉल्यूम रखे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया अंग्रेज़ी में, ओशन ऑफ स्टोरीज़। मैंने कहा पता नहीं ये क्या वॉल्यूम्स हैं। एक मरतबा जब मैंने खोल के देखा, मैंने कहा देखूं तो सही, तो उसमें लिखा था कथा सरित सागर का अंग्रेज़ी तर्जुमा ये है। तो मैंने कहा अरे ये किताब मैंने तो इसे तस्करों में पढ़ चुका हूँ इसे, और ये तो बड़ा क्लासिक है। मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं तो बिल्कुल दूसरी दुनिया में पहुँच गया। फिर जनाब वो कुछ कहानियाँ पढ़ते पढ़ते जो सबसे बड़ी किताब मैं समझता हूँ कि जैसे हाथी के पाँव में सबका पाँव, महाभारत के 18 वॉल्यूम से अगर एक लिखे पढ़ने वाला गुजर जाए तो समझ लो कि हिंदू देव माला और फलां सब पे वो, यानी उसका गंगा नहा ली उसने। तो मेरे हाथ वो जिल्दें भी रखी हुई थी। जब ये दिलचस्पी पड़ी तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो बस ये है कि तो फिर तो मैं सुभान अल्लाह, फिर तो मैंने गंगा नहा चुका था अब। तो मेरे फिर वो जो रिवाज जो है वो मेरी कहानियों में आनी शुरू हो गई। तो मेरे फेज़ 3 चलते हैं कहानियों के। पहला का फेज़ तो वो है, वो कहानियाँ कि अपने नॉस्टैल्जिया से निकली, नॉस्टैल्जिया का पीरियड है, बचपन को याद कर रहे हैं। और मॉडल आपके सामने कृष्णचंद्र है, बेदी है, मंटो है, ये लोग हैं। तो दूसरा पीरियड वो आता है कि अपनी दास्तानों की रिवाज जो है उससे मैंने, मीर अमन है, फला है, ये लोग हैं। और मुसलमानों की जो रिवायत है सूफिया के है, उनसे दिलचस्पी पैदा हो गई कि ये सूफी किस किस्म की बातें करते थे कि एक सूफी बैठा हुआ है और कहता है, और उससे तो मैंने कहा कि ये टेक्निक तो अजीब है, मुझे दिलचस्पी हो गई। तो मैंने उस टेक्निक को भी आजमाया। उस दौर से गुजरते गुजरते अलिफ लैला पढ़ ली और ये कर लिया। जब मैं इस दौर में आया तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल नई रिवायत है। और उसमें एक चीज़ और मैंने देखी, वो थी जातक कथाएं महात्मा बुद्ध की। मैंने और मुख्तसर कहानियाँ होती थी वो, और एक शख्स बैठा है और कह रहा है अपने चेलों से कि ये उन दिनों की बात है, ये 1 लाख बरस पहले की बात है, जब मैंने
हरण के रूप में जन्म लिया था। और वो कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि ये मेरी कहानी है। तो यानी और इतने जन्म लिए हैं उस शख्स ने कि जन्मों का बयान होता चला जा रहा है और हर जानवर के उसमें रूप में वो शख्स पैदा होता है। तो मुझे मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल तिलिस, ये दूसरी तिलिस में होशरुबा है। हमने अपनी तिलिस में होशरुबा पढ़ी थी, वो तिलिस में होशरुबा थी। मैंने कहा ये कौन सी तिलिस में होशरुबा है कि एक आदमी बैठा है और वो सदियों में बात कर रहा है कि मैं सदियों पहले मैं ये था, मैं एक मरतबा बटेर था, राजहंस था मैं, और मैं मोर था। और वो बयान करता चला जा रहा है अपनी ऑटोबायोग्राफी। तो मैंने वो भी मैंने ट्राई किया। तो और फिर मैंने अपनी तशरीह इस तरीके से की कि भाई हमारी उर्दू फिक्शन की जो रिवायत है उसमें 3 धारे आकर मिलते हैं। एक तो अरब और अजम से जो रिवायत आई, अलिफ लैला जिसका सबसे बड़ा नमूना है, और एक वो जो कि मगरिब की रिवायत है जो अब यहाँ है, और एक वो जो कदीम हिंदुस्तान से रिवायत आई। तो हमारी फिक्शन की रिवायत जो है उसमें 3 धारे आकर मिलते हैं और मैं उस 3 धारों को अपनी रिवायत समझ रहा हूँ और उसके तहत कहानी लिखता हूँ। इंतज़ार हुसैन के बारे में बात करते वक्त उनके रचना संसार के बारे में जानना ज़रूरी है। 7 दिसंबर 1923 को डिबाई में पैदा होने के बाद इंतज़ार हुसैन जब 1947 में पाकिस्तान गए तो 24 साल के थे। उसके बाद लिखना जो शुरू किया तो बेइंतहा लिखा। कोई 25 किताबें हैं इंतज़ार हुसैन की। उन्होंने पाकिस्तान के प्रमुख उर्दू अखबार जंग तथा बाद में अंग्रेज़ी अखबार द नेशन में लगातार समसामयिक तथा साहित्यिक विषयों पर कॉलम लिखे। इन कॉलमों पर आधारित उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। हुसैन का साहित्य केवल उपन्यासों और कहानियों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने ड्रामे, सफरनामे तथा जीवन वृत्तांत भी लिखे। इंतज़ार हुसैन ने अंग्रेज़ी कहानियों, उपन्यासों और ड्रामों के अनुवाद के साथ साथ आलोचनात्मक निबंध भी लिखे। चांद गहन, दिन और दास्तान, बस्ती, तज़किरा तथा आगे समंदर है उनके चर्चित उपन्यास हैं। उनकी कहानियों के सभी संग्रहों को 2 हिस्सों में जन्म कहानियां तथा किस्से कहानियां के नाम से समग्र के रूप में प्रकाशित किया जा चुका है। उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए हम आपको सुनाते हैं 2014 में कराची लिटरेचर फेस्टिवल में इंतज़ार हुसैन के चर्चित उपन्यास बस्ती के कुछ हिस्से उन्हीं की जुबान से। गार में बैठा हूँ, बाहर काली रात मुंह खोले खड़ी है। सायरन, सीटियाँ, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, इंसानी आवाज़ नदारद जैसे लोग कहीं हिजरत कर गए हों। जंग के तिलिस्म में बंधा शहर। कभी कभी आसपास के सारे कुत्ते इस जोर शोर से भौंकते हैं कि लगता है मेरे गार में घुस आएंगे, फिर चुप हो जाते हैं, मगर दूर से आवाज़ें आती रहती हैं। रात को जंगल में सफ़र करते हुए जो कुछ होता है, दूर की अनदेखी अनजानी बस्तियों से मुस्तकिल भौंकते हुए कुत्तों की आवाज़ें आती रहती हैं। एक हिसार सा बन जाता है, जैसे आदमी भौंकते कुत्तों के हिसार में चल रहा है, जैसे पूरे कुरे अर्ज के गिर्द कुत्तों ने घेरा डाला हुआ है। मैं खौफ के हिसार में हूँ, अपने गार से दूर बीच जंगल में। ज़माने और ज़मीनें मेरे अंदर दरहमो बरहम हैं। मैं कहाँ चल रहा हूँ, किस ज़माने में हूँ, किस ज़मीन में हूँ। हर सू दरहमी, हर मुकाम पर अबतरी। जंगल से निकलकर बस्ती में आया, मगर कैसी बस्ती में? आदमी न आदमदाद, सुल्तान कूचे, वीरान गलियाँ, दुकानें बंद, हवेलियाँ मुकफ़्फ़ल। अजीज़ों में देर तक हैरान फिरता रहा। आखिरुल अम्र एक बड़े फाटकों वाली हवेली को देखकर मुझे कुछ आस हुई कि शायद इसके अंदर लोग हों। मैंने दस्तक दी और चिल्लाया, कोई है? जवाब नज़ारत। फिर ज़ोर से दस्तक दी और ऊंची आवाज़ से चिल्लाया, कोई है? बस मेरी आवाज़ की गूंज ही मुझे सुनाई थी। मुझ पर दहशत गालिब आ गई। दिल में कहा कि इस बस्ती से निकल चलो, मबादा कोई उस्ताद आन पड़े। ये सोचता था कि देखता हूँ कि एक झील है, पानी झील का कुछ उजला कुछ गजला। झील के बीचों बीच एक हाथी और एक कछुआ
कि एक दूसरे से लड़ रहे थे, मगर दोनों में से न कोई गालिब आता था न मगलूब होता था। मैं हैरान खड़ा इस लड़ाई को देखता था कि एक मर्द फकीर नमूदार हुआ, झील के करीब पहुंचा, रुककर हाथी और कछुए पर एक नज़र अफसोस भरी डाली और एक आहे सर्द खींची। फिर कहा कि काश वो इल्म से महरूम होते और ज़बानें उनकी बेतासीर होती। फ़कीर के इस कहने ने मुझे हैरान किया। मैं उसके रूबरू पहुंचकर दस्त बस्ता अर्ज बर्दाश्त हुआ कि ए मर्द बुजुर्ग, तूने क्या देखा और क्या जाना कि ऐसा कलमा ज़बान पर लाया? वो बोला कि अजीज, आदमी 3 चीज़ों के हाथों ख्वार होता है। औरत के हाथों जब वो वफादार न हो, भाई के हाथों जब वो हक से ज़्यादा मांगे, इल्म के हाथों जब वो रियाजत के बगैर हासिल हो जाए, और ज़मीन 3 चीज़ों से बेआराम होती है, कम दर्द से जब उसे मर्तबा मिल जाए, आलिम से जब वो दरपरस्त हो जाए, हाकिम से जब वो जालिम हो जाए। वाह 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 वाह। मैं ये सुनकर उस बुजुर्ग का मुंह तकने लगा और उसके बयान की गुत्थी को नाखूने फहम पर सुलझाने की कोशिश करने लगा। जब न सुलझा सका तो अर्ज बर्दाश्त हुआ कि ए बुजुर्ग, इस तामीम की तखसीस कर। तब उसने मुझसे पूछा कि अजीज, तूने इस बस्ती को कैसा देखा? मैंने कहा, बुजुर्ग, मैंने इस बस्ती को बेआबाद देखा। तब वो मर्द फकीर यूं गोया हुआ कि अजीज, दास्तान इस बस्ती की यूं है कि वाली इसका एक मर्द नेक दिल था, नेक अंजाम था, दौलत दुनिया के साथ दौलत रूहानी से मालामाल था। जब उसका वक्त आखिर होने लगा तो उसने अपने फर्जंदों को के गिनती में 2 थे पास बुलाकर बारी बारी सीने से लगाया। तबीयत उसकी इससे हल्की हुई। बोला कि बेटो, मैंने इल्म अपना तुम दोनों के बीच मसावी तकसीम किया, और ये मेरे बेटो, तुम मेरे बाद मेरे इस बाकी तर्कों को भी आपस में इसी तौर तकसीम करना कि मैं डरता हूँ उस दिन से कि तुम अपने हक से ज़्यादा तलब करो और खल्क खुदा के लिए अजाब बन जाओ। ऐसा कहकर उस मर्द नेकफाल ने आखिरी सांस लिया और दार फानी से आलम जावेदानी को कूच कर गया। दोनों बेटों ने उसका बहुत शौक किया, पर जब तरका तकसीम करने बैठे तो बाप की वसीयत को भूल गए और अपने हक से ज्यादा मांगने लगे। इस पर झगड़ा हुआ। झगड़ा करते करते दोनों ने बाप से पाए हुए इल्म के जोर पर एक दूसरे के लिए बद्दुआ की। बड़े ने खश्मालूद नजरों से छोटे को देखा और बद्दुआ के लहजे में कहा कि तू कछुआ है। छोटे ने नफरत से बड़े को देखा और बद्दुआ के लहजे में कहा कि तू बदमस्त हाथी है। सो उसके बाद छोटा कछुआ बन गया और बड़े ने बदमस्त हाथी का रूप धार लिया। तब से दोनों गुस्से में दीवाना हो रहे हैं और लड़ रहे हैं। ये किस्सा इबरत सुनकर मैंने इस्तफसार किया कि बुजुर्ग, अंजाम इस लड़ाई का क्या होगा? बोला कि झील का पानी गदला हो जाएगा। मैंने कहा कि वो तो हो चुका। बोला कि और होगा। मैंने पूछा कितना? कहा इतना कि झील दलदल बन जाएगी और बस्ती में खाक उड़ेगी। वाह वाह।